नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप पाठक आप सभी का पाठक एग्रो फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम बायोलॉजी की बातें करेंगे इस लेक्चर में। बायोलॉजी के अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा था बच्चों, वो चल रहा था इकोलॉजी। पारिस्थितिकी की बातें कर रहे थे हम। इसके 3 लेक्चर हो गए हैं और अब इसका चौथा लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इकोलॉजी के अंदर लास्ट लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो हमने बात की थी, वो बात की थी एबायोटिक फैक्टर्स की। एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। अजैविक कारकों के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कि आवास, प्रकाश, ताप, जल, मृदा, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट मृदा की बात की थी कि कौन सी मृदा उपजाऊ है, कौन सी कम उपजाऊ है, कणों का आकार क्या होता है। बच्चों, अब हम जो बातें करेंगे वो बातें करेंगे जनसंख्या पारस्परिक क्रियाओं की। पारस्परिक क्रियाएं, ठीक है। हम कुछ क्रियाओं की बातें करेंगे बच्चों, कुछ इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस की बातें करेंगे। सुनिएगा बातों को, क्या है इसका मतलब। बच्चों, जो जातियां होती हैं ना, इनके मध्य में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इस दुनिया में सारी की सारी जो जातियां हैं, वो लगभग सभी जातियां एक दूसरे से कनेक्ट हैं। हम सोचते हैं कि ये तो सूक्ष्म जीव हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनका हमारी ज़िंदगी में कोई रोल नहीं है, कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, ये तो बस ऐसे ही होते हैं। ऐसा नहीं है। प्रत्येक जाति जो है एक दूसरी जाति से जुड़ी हुई है। जातियों के बीच में, या कहें कि जो जनसंख्याएं हैं उनके बीच में आपस में क्या होती हैं, अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, इंटरेक्शंस होती हैं। बच्चों, होने वाली जो ये क्रियाएं हैं, जातियों के बीच होने वाली जो ये पारस्परिक क्रियाएं हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है पॉजिटिव और सेकंड होती हैं बच्चों नेगेटिव। धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं और ऋणात्मक अन्योन्य क्रियाएं। धनात्मक अन्योन्य क्रिया का मतलब क्या होता है बेटा? धनात्मक अन्योन्य क्रिया का मतलब है कि यहां पर या तो दोनों ही जातियों को लाभ होगा, जो आपस में इंटरेक्शन कर रही हैं, अन्योन्य क्रिया कर रही हैं, या तो दोनों को ही लाभ होगा, दोनों जातियों को, और या फिर एक को लाभ होगा, दूसरी को कुछ नहीं होगा। मतलब सीधी बात है, दोनों जाति को लाभ होगा या बच्चों एक जाति को लाभ होगा। दोनों में से ऐसा भी हो सकता है कि एक जाति को लाभ, ठीक है, लेकिन हानि किसी को नहीं होगी। हानि किसी को नहीं, ठीक है। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव क्यों कहा? क्योंकि यहां किसी को भी हानि नहीं है। या तो दोनों ही जातियों को लाभ होगा, दोनों को लाभ नहीं है तो हो सकता है कि एक को लाभ हो, दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। नेगेटिव के अंदर क्या होता है बच्चों? नेगेटिव के अंदर सीधी बात है, नेगेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब हानि होगी। या तो दोनों जातियों की हानि हो सकती है, दोनों जातियों की हानि। इस तरह की भी दुनिया में कुछ क्रियाएं हैं जिनमें दोनों ही जातियों को हानि होती है, जैसे लड़ाई, ठीक है। 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं तो सीधी बात है, फायदा किसी का नहीं होने वाला है, यहाँ दोनों का ही क्या है, नुकसान होगा। दोनों जातियों की हानि या एक जाति की हानि होगी। एक जाति की हानि हो जाएगी, दूसरी जो जाति है हो सकता है कि वो लाभ रहे उसको, या दूसरी जाति अप्रभावित रहे। तो जब जब हानि हुई है किसी की तो वो नेगेटिव इंटरेक्शन है, और जब किसी को भी हानि नहीं हुई है, लाभ हुआ है या अप्रभावित रही है, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शंस। क्लियर है बच्चों? तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटरेक्शंस को देखते हैं। पॉजिटिव के अंदर हमारी 3 इंटरेक्शंस हम पढ़ेंगे और नेगेटिव के अंदर पढ़ेंगे 4। आइएगा, आपके ध्यान को ले चलता हूं मैं। देखिए, देखिएगा बच्चों, हाँ, पहले इसको थोड़ा सा ना पानी पिला देता हूँ। पानी पी ले ना, नहा ले, पी लिया, बस इतना ही पिए, और पी चल और पी, बस। हाँ, अब देखो भाइयों, इसने पानी पी लिया है डस्टर ने।
अब देखो पॉजिटिव इंटरेक्शंस कौन कौन सी हैं हमारी और नेगेटिव इंटरेक्शंस कौन कौन सी हैं जी। आइए बच्चों, पॉजिटिव इंटरेक्शंस के अंदर मैं आपको 3 इंटरेक्शन पढ़ाऊंगा, 3 अन्योन्य क्रियाएं पढ़ाऊंगा। सबसे पहली जो अन्योन्य क्रिया है बच्चों वो है हमारी सहोपकारिता। सहोपकारिता, ठीक है, क्या इसी को हम कहते हैं सहजीवन। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, सहजीवन बोलते हैं इसको, ठीक है, या सह विकास। ठीक है, नेगेटिव वाले को हटा देते हैं, पहले पॉजिटिव वाली देख लो, इनको समझा देता हूं पहले। सह विकास, ठीक है, को एवुलेशन बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम के यदि बच्चे हैं को एवुलेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, और या फिर इसी को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस इंटरेक्शन। दूसरी जो इंटरेक्शन है बच्चों वो है हमारी प्राक सहयोगिता। प्राक सहयोगिता, ठीक है, और तीसरी इंटरेक्शन है बच्चों हमारी सहभोजिता। तो ये तीनों के तीनों जो इंटरेक्शन है बच्चों ये तीनों की तीनों इंटरेक्शन कैसी हैं, ये पॉजिटिव इंटरेक्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिएगा अब देखिएगा सहोपकारिता में क्या होता है, डिटेल में बातें करेंगे इसकी बाद में। यहां पर जो हमारा संबंध होता है वो होता है प्लस प्लस प्रकार का संबंध और अविकल्पी संबंध। ध्यान से देखते रहेंगे, आप समझते रहेंगे। मतलब सहोपकारिता जो होती है बच्चों, प्लस प्लस का मतलब है कि दोनों ही जातियों को एक दूसरे से लाभ होता है। और अविकल्पी, अविकल्पी का मतलब है कि दोनों जातियों के पास में कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। दोनों जातियां एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकती हैं। यदि एक जाति दोनों में से मरती है तो दूसरी जाति का अस्तित्व भी धीरे धीरे क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा। समझ में आ गया है कि दोनों ही जातियों को एक दूसरे से लाभ होता है और दोनों ही जातियां एक दूसरे के बिना जीवित तो नहीं रह सकती हैं, कोई दूसरा विकल्प उनके पास नहीं है। सेकंड में देखेंगे प्राक सहयोगिता। यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां भी दोनों ही जातियों को एक दूसरे से लाभ होता है, लेकिन ये जो संबंध है बच्चों ये विकल्पी संबंध है। विकल्पी का मतलब दोनों जातियां जो हैं वो एक दूसरे के बिना भी जीवित तो रह सकती हैं, दूसरे ऑप्शन भी उनके पास में उपलब्ध हैं। यदि एक जाति नष्ट भी हो जाती है तो फिर तो भी दूसरी जाति पर फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरी जाति अस्तित्व में बनी रहेगी। उसे हम कहते हैं प्राक सहयोगिता। ठीक है, प्रोटोकॉपरेशन। अब देखेंगे बच्चों कॉमनलिज्म, इंग्लिश वाले बच्चों इसको कॉमनलिज्म बोलते हैं, सहभोजिता। सहभोजिता में क्या होता है, इसमें एक जीव को तो, एक जाति को तो लाभ होता है और दूसरे को ना लाभ ना हानि, इसलिए मैंने लिख दिया है जीरो। जीरो का मतलब ना दूसरी जाति को लाभ होगा ना ही हानि होगी। दूसरी जो जाति है बच्चों वो कैसी रहेगी, अप्रभावित रहेगी। तो ये तीनों ही जो इंटरेक्शन है ये पॉजिटिव इंटरेक्शन है। क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि निम्न में से कौन पॉजिटिव इंटरेक्शन है या निम्न में से कौन नेगेटिव इंटरेक्शन है। तो हमारा सहोपकारिता, प्राक सहयोगिता और सहभोजिता तीनों ही पॉजिटिव इंटरेक्शन है। यहाँ पर प्लस 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 और यहाँ प्लस जीरो, एक को लाभ और दूसरे को ना तो लाभ है और ना ही फिर हानि है। तो ये हो गए हमारे पॉजिटिव इंटरेक्शन। अब देखेंगे नेगेटिव इंटरेक्शंस को। ठीक है, देखिए देखिएगा बच्चों, नेगेटिव इंटरेक्शन 4 प्रकार की हैं। नेगेटिव इंटरेक्शन के अंदर बच्चों सबसे पहली जो इंटरेक्शन है हमारी वो है परिजीविता। परिजीविता, पैरासिटिज्म। सेकंड है बच्चों परभक्षण, ठीक है ना, प्रेडेशन, परभक्षण। तीसरी जो इंटरेक्शन है बच्चों वो है हमारी प्रतिस्पर्धा, जिसे हम कहते हैं क्या, कंपटीशन। ठीक है, स्पर्धा, लड़ाई। और चौथी है हमारी एमेनेलिज्म।
ठीक है, आइएगा इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा अभी बता देता हूं। जैसे अभी 3 के बारे में बताया। परिजीविता, सब जानते हैं परजीवियों को, हैं? जैसे आपके बालों में जुआ पड़ रही हैं, तो को खुजली कर रहा है, अरे अरे भाई नहीं है ना, वो डैंड्रफ से खुजली हो गई होगी। हाँ, तो परिजीविता जैसे परजीवी है, हमारे बालों में परजीवी कौन है? जुआ है। कुत्ते होते हैं, कुत्ते पर टिक्स होती है छोटी छोटी, है ना, क्या बोलते हैं उनको? चिंचड़ी बोलते, क्या बोलते हैं, वो होती हैं, तो वो क्या है? परजीवी है। तो हमारे बालों में जुआ है, तो जुआ को तो फायदा हो रहा है, पोषण ले रही है हमसे, लेकिन हमको क्या हो रहा है बच्चों? नुकसान हो रहा है, हमसे पोषण ले रही है वो। तो एक को तो हो गया लाभ, किसको लाभ? जुआ को, उदाहरण याद रखना, और हमको क्या हो गई? हानि। इसका मतलब परिजीविता इंटरेक्शन में एक जाति को लाभ होगा, एक तो प्लस में रहेगी और दूसरी माइनस में रहेगी। परभक्षण, परभक्षण जैसे कि शेर बकरी को खा गया है, तो शेर का तो फायदा हो गया, उसको तो भोजन मिल गया जी, बकरी तो जान से गई है। अब तो ये थोड़ी बताना पड़ेगा कि भाई नुकसान बकरी का है। कुछ बच्चे तो अभी भी सोच रहे होंगे सर नुकसान किसका हुआ है, इसमें बकरी का या शेर का है? बकरी जान से गई, तुझे नुकसान की पड़ रही है यार। पॉजिटिव नेगेटिव, शेर को लाभ, बकरी को हानि। प्रतिस्पर्धा, लड़ाई, लड़ाई में कभी किसी का फायदा नहीं हुआ, मैंने भी बताया। तो ये नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है यहाँ पर, तो दोनों को ही हानि होने वाली है। ठीक है, अब एमेनिलिज्म क्या है? ये बड़ी स्पेशल प्रकार का है। यहां देखिए, एक जाति को हानि होती है और दूसरी जाति जो होती है वो अप्रभावित रहती है। एक जाति को तो हानि होगी और दूसरी जो जाति है बच्चों वो कैसी रहेगी? अप्रभावित रहेगी। ठीक है, इसका भी उदाहरण आपको बताएंगे। तो ये 7 प्रकार की क्रियाएं हो गई हैं। सबसे पहले मैं आपसे डिटेल चर्चाएं करूंगा नंबर 1 के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम पहुंच गए हैं बच्चों सहजीवन पर। सिम्बायोसिस, सहजीवन, या इसी को मैंने अभी दूसरा नाम भी बताया आपके लिए, सहोपकारिता बोलते हैं इसको। तो क्या होता था इसमें कि इसमें दोनों ही जातियों को एक दूसरे से लाभ होता था, और दूसरी बात ये जो संबंध है ये अविकल्पी संबंध है। नोट करो इस बात को भी, कैसा है? अविकल्पी संबंध। अविकल्पी संबंध का मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि दोनों ही जो जातियां हैं वो एक दूसरे के बिना जीवित तो नहीं रह सकती। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो बेटा, उदाहरण ही पूछेगा वो। ठीक है, एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा कि बताइए सहजीवन, सहोपकारिता, सहभोजिता किसका उदाहरण है, इस तरह से पूछेगा। तो देखिएगा, सहजीवन के अंदर सबसे पहला जो हमारा उदाहरण है बच्चों वो है लाइकेन। सब जानते हैं लाइकेन। हाँ बच्चों, बताइए किस किस के मध्य का संबंध होता है ये लाइकेन? शैवाल और कवक। ठीक है, शैवाल एंड कवक। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया डायरेक्ट, लाइकेन किस किस का संबंध है? शैवाल और कवक का संबंध है। कैसा संबंध है इनका? सहजीवन प्रकार की क्रिया है ये, दोनों ही एक दूसरे से लाभ होता है और दोनों एक दूसरे के बिना जीवित भी नहीं रह सकते। सेकंड देखेंगे बच्चों, माइकोराइजा। फेमस है ये भी, बहुत पूछा है जेट में, माइकोराइजा। ठीक है, माइको शब्द का अर्थ होता है कवक, माइकोटा में रखे गए हैं, और राइजा, राइजा मतलब रूट, उच्च पादपों की जड़ें। तो इसका हम खोल देते हैं, क्या हो गया है? कवक एंड उच्च पादपों की जड़। कि उच्च पादपों की जड़ों में कौन उपस्थित है? कवक, उच्च पादपों की जड़। ठीक है बच्चों, थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। और बताइए कोई, ये पूछा गया है बच्चों 2014 या 15 में पूछा गया है जेट में। दीमक एंड ट्राइकोनिम्फा। दीमक एंड ट्राइकोनिम्फा, इनके बीच में भी क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? सिम्बायोसिस प्रकार की क्रिया पाई जाती है। दोनों को एक दूसरे से लाभ है, दोनों एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। चौथी जो क्रिया है बच्चों वो देखेंगे लेग्यूम पादपों। चौथा एग्जाम्पल है कि जड़ों में, ये भी पूछ लिया गया है एग्जाम्पल जेट में। लेग्यूम पादप जो होते हैं बच्चों, ठीक है, उनकी जड़ों में क्या पाया जाता है बताइए? राइजोबियम पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, राइजोबियम। ठीक है, तो ये भी क्या है? हमारा सहजीवन प्रकार का उदाहरण हो गया। नंबर 5 बच्चों, नंबर 5 अंजीर वृक्ष
एंड बर की जातियां, वेस्प, वेस्प, वेस्प को क्या बोलते हैं हिंदी में? बर जातियां। ठीक है, इनके बीच में भी इनके बीच में भी कैसा संबंध पाया जाता है? सहजीवन प्रकार का। और बताइए नंबर 6 पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, एनाबीना एंड एजोला, एनाबीना और एजोला। ठीक है, नंबर 7 नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे इसका, जू क्लोरेला शैवाल, जू क्लोरेला शैवाल एंड हाइड्रा, जू क्लोरेला शैवाल एंड हाइड्रा। ठीक है, जल्दी नोट करेंगे। हाँ जी, ऊपर से साफ कर दूं? चलो चलिए चलिए, हाँ और बताएंगे एग्जाम्पल इसके। 7 हो गए। नंबर 8 लिखिए बेटे, युक्का पादप एंड प्रोन्युवा शिलभ, शिलभ है ये। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है बच्चों? ये भी हमारा सहोपकारिता का एग्जाम्पल है, सहजीवन का एग्जाम्पल है। अब देखेंगे 9th बच्चों, ये एग्जाम्पल काफी मोस्ट है, इसमें मोस्ट लगाना। अंजीर वृक्ष और बर की जातियां, इनमें सहजीवन होता है। कैसे होता है बताता हूं इसको थोड़ा सा। देखो बच्चों, अंजीर के वृक्ष जो होते हैं, अंजीर का जो फल होता है, उस फल के भीतर अंडे देती है कौन? बर। बर की जातियां जो होती हैं वो अंजीर का जो फल होता है उस फल के अंदर रहती हैं, उसी में तो वो क्या देती हैं? अंडे। अपने रहने की जगह देख ली। ठीक है, बर का क्या फायदा हुआ? रहने की जगह देख ली, और फल से उसको पोषण भी प्राप्त हो गया, इसका फायदा हो गया ना। सर इसका क्या फायदा हुआ अंजीर वृक्ष का? अंजीर वृक्ष का फायदा हुआ, बर जातियां इसका परागण कर देती हैं, पॉलिनेशन। तो इसका तो फायदा हुआ कि पॉलिनेशन हो गया बर की जाति के द्वारा। और बर की जाति का फायदा ये हुआ कि उसको जगह मिल गई रहने के लिए। कहाँ? अंजीर के फल में। अंजीर के फल में वो रह भी लेती है और वहां से अपना वो पोषण भी प्राप्त कर लेती है। ठीक है ना, इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है। युक्का पादप एंड प्रोन्युवा शिलभ, तो ये है हमारे बच्चों एग्जाम्पल्स। ठीक है ना, चलिए अब सुनेंगे एक महत्वपूर्ण बात, एक 9th एग्जाम्पल और बता ही देता हूं। भ्रमर एंड आर्किड पादप, आर्किड वृक्ष, ये लो, भ्रमर एंड आर्किड वृक्ष। वही वाली बात है, ये वृक्ष से पोषण ले लेगा और इसका क्या कर देगा? परागण कर देगा। कौन कौन? भ्रमरा, भ्रमर, भ्रमर तो कर देगा इसका परागण, और आर्किड वृक्ष इसके लिए क्या दे देगा? पोषण दे देगा, निवास दे देगा। भाई रह ले मेरे पास ही खा ले, तू मेरा काम कर दे, मैं तेरा काम कर दूं। ठीक है, अब सुनिएगा बेटा, नोट कर लिया है? चलिए अब बच्चों अब सुनिएगा एक बड़ी ही रोचक कहानी आपको लेकर के चलते हैं हम ऑफ्रिस नामक आर्किड के पास। ये बड़ा ही साना है जी, वृक्ष है ये भी। आई आर्किड, आर्किड लिख तो रहा है, आर्किड पादप होते हैं, नाम है ये ऑफ्रिस। ठीक है ना, ऑफ्रिस नामक आर्किड पादप जो होता है बच्चों, ये बड़ा ही समझदार होता है। और समझदार तो क्या बोले जी, ऐसे बोल रहे बड़ा निकम्मा होता है यार ये, है। छल कपट करता है, छल कपट के द्वारा सेटिंग करता है दूसरे से। कैसे करता है सुनिएगा बच्चों। ऑफ्रिस नामक जो ये आर्किड पादप है, ये क्या करता है, ये अपने जो पुष्प है, ध्यान देना, अपने पुष्प की जो पंखुड़ी है, उस पुष्प की पंखुड़ी के साइज, रंग और उस पर जो चिन्ह है, जो भी धब्बे हैं, ऑफ्रिस नामक आर्किड पादप जो होता है वो अपने पुष्प की पंखुड़ी के साइज को, रंग को और चिन्ह को कैसा बना लेता है? ऐसा बना लेता है जैसे कि कोई मादा भ्रमर हो। मादा भ्रमर जैसी दिखती है वैसी की वैसी ही ये ऑफ्रिस नामक जो आर्किड है, ये अपनी पुष्प की पंखुड़ी के साइज को, रंग को और चिन्ह को बिल्कुल वैसा बना लेता है
या ऐसे कहें कि वैसा ऑलरेडी होता है, कैसा, मादा भ्रमर के जैसा। कोई भी नर भ्रमर है बच्चों, ध्यान से देखिए, नर भ्रमर जैसे ही इस पुष्प को देखेगा, नर भ्रमर समझेगा कि ये तो मेरी मादा है, ये तो मेरी प्रेमिका है भाई, क्योंकि ये पुष्प जैसा दिख ही नहीं रहा। इस मादा नर भ्रमर को ये पुष्प जैसा नहीं दिख रहा। कैसा दिख रहा है इसको? तो ये लग रहा है कि ये तो मादा भ्रमर है भाई, ये तो मेरी धर्म पत्नी है। ये उड़ता 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 उस पुष्प पे पहुंच जाता है, और पुष्प पे पहुंच करके वो उस पुष्प के साथ में करता है मैथुन की क्रिया। अब कौन सा मैथुन हो रहा है बताइए? सत्य प्रकार का मैथुन हो रहा है या आवासी मैथुन हो रहा है? ये तो आवासी मैथुन है, कूट मैथुन है, क्योंकि मैथुन तो तब होता ना कोई फीमेल मिलती। ऐसा मैथुन करता है बच्चों, कूट मैथुन करता है, स्यूडो कॉपुलेशन करता है। जब ये इसके साथ में कूट मैथुन करता है तो क्या होता है, इसके जो पराग कण है वो पराग कण इस नर भ्रमर से चिपक जाएंगे। अब ये नर भ्रमर उड़ता 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 किसी दूसरे आर्किड पर जाएगा, ठीक है। इसको दूसरी मादा दिखेगी, कोई दूसरा पादप दिखा, ऑर्फिस नामक दूसरा पादप दिखा, ये वहां पर पहुंच गया नर भ्रमर। क्यों? क्योंकि इसको तो वहां मादा भ्रमर दिख रहा है, उसको लग रहा है कि यहां मादा भ्रमर है, और उसके साथ में ही, किसके साथ, उस नर भ्रमर के साथ ही वो पराग कण जो है बेटे, वो एक पुष्प से, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चले जाते हैं। मतलब ऑफ्रिस नामक जो पादप है उसका परागण संपन्न हो जाता है। इसने अपने परागण को संपन्न करवाने के लिए छल कपट का सहारा लिया। क्या छल कपट किया वो आपकी समझ में अच्छे से आ गया है कि इसने अपने पुष्प की पंखुड़ी के रंग को, साइज को, चिन्ह को कैसा बना लिया, मादा भ्रमर जैसा बना लिया। कोई नर भ्रमर जब इस पुष्प को देखता है तो सोचता है कि ये मादा भ्रमर है, और जाकर के उसके साथ में क्या करता है, मैथुन करता है, कूट मैथुन करता है। सत्य प्रकार का मैथुन हो नहीं सकता क्योंकि मादा तो कहीं है ही नहीं, वहां तो पुष्प है। और जब वो कूट मैथुन करेगा तो पराग कण इस नर भ्रमर से चिपक जाएंगे। ये नर भ्रमर उड़ता उड़ता और दूसरे भ्रमर उस पर जाएगा, पुष्प पे, और वहां जाकर के वो परागकण गिर जाएंगे। इसका मतलब इस पादप का, ऑफ्रिस नामक पादप का क्या संपन्न हो गया मेरे बच्चों? परागण संपन्न हो गया। कूट मैथुन करता है, ये छल कपट दिखाता है। कौन? ऑर्फिस। मेरे हिसाब से आपकी समझ में अच्छे से आ भी गया होगा। ये कंप्लीट है, जल्दी से नोट कर लेंगे बच्चों। चलें आगे, चलिए डस्टर समझ गए। चलिए, तो ये था हमारा पहली इंटरेक्शन जिसको हमने नाम दिया सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस के एग्जाम्पल याद रखने हैं, लाइकेन है, माइकोराइजा, और बताइए लेग्यूम पादपों की जड़ों में कौन? राइजोबियम, ठीक है, युक्का पादप, प्रोन्यूवा, सिलब, अंजीर वृक्ष और वेस्प की जातियां, दीमक और ट्राइको निम्फा। ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। सेकंड इंटरेक्शन पर आ जाएंगे बच्चों। सेकंड इंटरेक्शन है हमारी पराग सहयोगिता। पराग सहयोगिता, प्रोटो कॉर्पोरेशन की बातें कर रहे हैं। तो पराग सहयोगिता में क्या होता है बच्चों? पराग सहयोगिता में दोनों ही जीवों को एक दूसरे से लाभ होता है, ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना जीवित रह सकते हैं। कोई बात नहीं, एक जीव बोला भाई मैं अब तेरे साथ नहीं रहूंगा, कोई बात नहीं यार, तू जा, मैं दूसरा देख लूंगा कोई, ठीक है, ऐसा है कुछ इनमें, कहते ना फॉर्मेलिटी के लिए रह रहा है यार तू तो बस। तो दोनों ही जातियों को एक दूसरे से लाभ हो रहा है, लेकिन ये कैसा संबंध है बच्चों? ये विकल्पी संबंध है। विकल्पी संबंध का मतलब दोनों जो जातियां हैं वो एक दूसरे के बिना जीवित तो रह सकती हैं, ठीक है। अब चलिएगा इनके एग्जाम्पल देख लो बच्चों। देखो पहला एग्जाम्पल है इसका, हर्मिट केकड़ा एंड सी एनिमोन। हर्मिट केकड़ा एंड सी एनिमोन, ठीक। सेकंड एग्जाम्पल है बच्चों इसका, टिक वर्ड एंड राइनोसेरस गेड़ा। टिक वर्ड एंड गेड़ा। तीसरा एग्जाम्पल मगरमच्छ एंड पक्षी। ये तीनों एग्जाम्पल नोट करेंगे बेटा इसमें, ठीक है ना। सबसे अधिक जो एग्जाम्पल मोस्ट है इनमें से वो ये है।
सिम्बायोसिस के अंदर जो एग्जाम्पल लिखाई थे बच्चों वो सारे ही मोस्ट थे, ठीक है, जहां मोस्ट है वो बताते चल रहा हूं। और पराग संयोगता के अंदर हमारा जो मोस्ट है वो केवल एक है, कौन सा, हर्मिट केकड़ा और सी एनीमोन। हर्मिट केकड़ा और सी एनीमोन, इनमें कैसा संबंध पाया जाता है, पराग संयोगता प्रकार का पाया जाता है। एक को तो दोनों ही जातियों को लाभ होता है एक दूसरे से, लेकिन दोनों एक दूसरे से के बिना जीवित भी रह सकती हैं, दोनों के पास ऑप्शंस उपलब्ध हैं। चलिए नंबर 3 पर चलते हैं बच्चों, आइएगा नंबर 3 इंटरेक्शन की बात करेंगे हम। देखिए नंबर 3, हाँ बच्चों, अगली हमारी जो इंटरेक्शन है वो है कॉमनलिज्म, जिसे हम कहते हैं सहभोजिता। देखिएगा बच्चों, सहभोजिता के अंदर क्या होता है, एक जाति को होता है लाभ और दूसरी को ना लाभ ना हानि। तो कैसे लिखेंगे बोलो, एक को तो हो गया लाभ प्लस हो गया और दूसरा हो गया जीरो, प्लस एंड जीरो, ठीक है। प्लस का मतलब एक को लाभ है और जीरो का मतलब दूसरे को ना लाभ है और ना ही हानि है। क्लियर है बात। उदाहरण आप सब जानते हैं, एक वैसे ही उदाहरण बताता हूं आपको, एक घरेलू एग्जांपल सा बताता हूं। जैसे बच्चों आपने देखा है हम खेत की जुताई करते हैं, ट्रैक्टर से जुताई करते हैं, या हम ऐसे कहें कि जो कैटल्स होती है, ठीक है, भैंस है, गाय है, ये खेत में चारा चर रही हैं, घास चर रही हैं, घूम रही हैं, चर रही हैं। तो आपको पता होगा जब हम खेत जोतते हैं या फिर ये गाय भैंस जब चलती हैं तो इनके जो खुर होते हैं उन खुरों से क्या है, मिट्टी खुदती है, धरती को खोदते हैं, मिट्टी तो उसमें से क्या निकलते हैं, वो कीड़े हैं। तो उनको तो क्या होता है, फायदा होता है, ठीक है ना। और हमारा जो ये मतलब किसको फायदा हो रहा है, जो कीड़े खाने वाले जीव, जैसे हमारा बगुला हो गया, कौन हो गया बेटा, बगुला। अब देखा खेतों को जोतते तो बगुले आ जाते बहुत सारे, तो वो बगुला को तो फायदा हो गया कि भाई क्या, वो कीटों को खा रहा है, कीट निकल रहे है ना। लेकिन हमारी जो गाय है भैंस है उसको ना लाभ है और ना ही हानि, ठीक है। तो सहभोजिता के अंदर एक जीव को तो लाभ होता है, दूसरे को ना लाभ होता है बच्चों और ना ही हानि होती है। इसका उदाहरण एक उदाहरण को आप देखते चलेंगे। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, उष्णकटिबंधीय याद आ गए होंगे आपको, यदि आपने लास्ट लेक्चर पढ़ा है तो बताया था इनके बारे में मैंने काफ़ी कुछ। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में कंठलताएं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में कंठलताएं। सुनिएगा बच्चों क्या होते हैं कंठलताएं। बच्चों ये जो कंठलताएं होती हैं ना, इन कंठलताओं की ये क्या होती हैं, कंठलताएं सुनिए, ये किसी पादप से इस तरह बेल की तरह ना लिपटी रहती हैं, है ना। अपने स्थानीय भाषा में बेल बोलते हैं इनको, है ना। इस तरह से ये कोई पादप है, ठीक है ना, पादप का तना है, ठीक है, इससे इस तरह से लिपट जाती हैं ये, कौन, कंठलताएं। तो ऐसा नहीं है बच्चों, हम सोचते हैं कि ये तो कंठलता जो इससे लिपटी हुई है ना, ये तो इस पादप से, हम सोचते हैं कि इस पादप से खाना ले रही है, इस पादप से पानी ले रही है। नहीं भाई साहब, वो कुछ नहीं ले रही है उस पादप से, केवल और केवल वो सहारा ले रही है, केवल लिपटने के लिए सहारा ले रही है। उसकी जो जड़ें हैं कंठलता की जड़ें तो कहां पर हैं, जमीन में हैं। वो तो केवल और केवल इसका क्या ले रही है, सहारा, ठीक है। तो कंठलता को तो फायदा हो गया कि भाई उसको दूसरे पादप के तने का क्या मिलेगा, सहारा मिल गया, जिससे कि वो इजीली प्रकाश को ले सके। लेकिन जो दूसरा पादप है जिसके तने पर कंठलता लिपटी हुई है, उस पादप को ना तो लाभ हुआ है और ना ही हानि हुई है। तो कंठलताएं इसके बारे में लिखेंगे, इनकी जड़ें कहां पर, जमीन में होती हैं और ये प्रकाश प्राप्ति हेतु, केवल किसकी प्राप्ति के लिए मेरे बच्चों, प्रकाश की प्राप्ति के लिए, केवल प्रकाश प्राप्ति हेतु दूसरे पादप के तने से लिपटी रहती हैं। ये लो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना।
तो जिस पादप से लिपटी हुई है उसको लाभ हानि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो ये कंठलताएं हैं कंठलताओं को लाभ हो रहा है, क्योंकि इनको सपोर्ट मिल रहा है। किसका सपोर्ट मिल रहा है? दूसरे पादप के तने का क्या मिल रहा है बच्चों? सपोर्ट मिल रहा है। सेकंड देखेंगे बच्चों, सेकंड एग्जांपल, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में कौन अधिपादप, एपीफाइट्स, अधिपादप, ठीक है बच्चों, जैसे आर्किड, जैसे आर्किड, ठीक है। अब इनमें क्या होता है वो कहानी सुना देता हूं मैं, सुनिएगा। इनमें क्या होता है बच्चों, अधिपादपों में क्या होता है, ये जो अधिपादप होते हैं ये दूसरे पादप के ऊपर ही उगते हैं बेटा। ये छोटे पादप होते हैं, अधिपादप जो होते हैं छोटे पादप होते हैं। ये प्रकाश को ग्रहण करने के लिए या नमी को ग्रहण करने के लिए, जल को ग्रहण करने के लिए बच्चों ये कहां पर उगते हैं? दूसरे पादप पर ही उगते हैं। वो कहां? जमीन में उगे थे, उनकी जड़ें जमीन में थी, केवल और केवल सपोर्ट पाने के लिए ही, वो सहारा पाने के लिए ही दूसरे पादप के तने से लिपटी हुई थी, ठीक है। ये दूसरे पादप के तने पर ही उगते हैं। बोली बात तो क्लियर है। तीसरा एग्जांपल देखेंगे बेटा, शार्क एंड सकरफिश, सकरफिश, शार्क एंड सकरफिश। फोर्थ एग्जांपल इसका बच्चों, शार्क एंड पायलट फिश, पायलट फिश। अब एग्जांपल तो बेटा याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा मोस्ट एग्जांपल इनमें से कोई अभी आया नहीं है, ये वाला जरूर काफ़ी मोस्ट था, ये भी मोस्ट है। उसमें कटबंधीय वर्षावन जहाँ जहाँ आता है वो मोस्ट होते हैं। शार्क और पायलट फिश, ई लिखेंगे, सी एनीमोन एंड क्लाउन फिश, सी एनीमोन एंड क्लाउन फिश, ठीक है। एफ नंबर पर लिखेंगे, अगला एग्जांपल लिखेंगे बच्चों, व्हेल एंड बार्नेकल, व्हेल की पीठ पर बार्नेकल, बार्नेकल व्हेल की पीठ पर होता है, व्हेल एंड बार्नेकल, व्हेल एंड बार्नेकल। चलिएगा बेटा नोट करिएगा इनको, नोट करें जल्दी से। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए हैं बच्चों, किसके? सहभोजिता के एग्जाम्पल हो गए हैं। 3 प्रकार की इंटरेक्शन हमने पढ़ी है बच्चों। पहली थी हमारी सहजीवन या सहोपकारिता, हम जिसको बोल रहे थे। सेकंड थी प्राक सहयोगिता, तीसरी हमने कंप्लीट की है सहभोजिता। 3 इंटरेक्शन हो गई हैं, 4 इंटरेक्शन अभी मेरी बची हुई हैं, ठीक है। कौन कौन सी? नेगेटिव वाली, ये तीनों पॉजिटिव वाली मैंने करवा दी, नेगेटिव वाली अभी 4 बची है, जिनकी चर्चाएं हम करेंगे अगली मीटिंग बच्चों। आप वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखिएगा। नोट्स के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बता दिया था कि टेलीग्राम पर आपके लिए क्वेश्चंस, नोट्स, सारी की सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पर अपलोड की जाती हैं। आप टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन करें पाठक एग्रो फाउंडेशन चैनल को। इसकी जो लिंक है टेलीग्राम की वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बाकी चर्चाएं नेक्स्ट मीटिंग बच्चों। थैंक यू वेरी मच।